हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। इसके पहले हमने जो क्लास ली थी उसमें किरण आरेख का जो नियम था उसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु अनंत पर हो। तो इसका मैं फिगर बनाते हुए मैंने सिखाया भी था कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस से उल्टा, वास्तविक तथा बिंदु आकार का बनता है। फिर जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसको हम देखेंगे आज। एक बार फिर मैं जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब दिखा दूं आपको कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो यह आपका रहा अवतल दर्पण। इसके द्वारक हैं यम और एन, इसका ध्रुव है पी और यह है इसका मुख्य अक्ष। तो मैंने बताया हुआ था कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो किरण आरेख के नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। अर्थात जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, कहाँ, फोकस पर बिंदु आकार का बनता है। जब वस्तु अनंत पर रखी होती हैं, यह है आपका अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु आकार का उल्टा तथा वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? उसका प्रतिबिंब फोकस पर उल्टा बिंदु आकार का वास्तविक बनता है। अब दूसरा जो पॉइंट है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हम फिर से एक अवतल दर्पण लेते हैं और अवतल दर्पण में हम सीखेंगे कि कैसे कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो मैं इसको क्लीन करता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो मैं फिर से एक अवतल दर्पण लूँगा और यहाँ पे हम इसका जो द्वारक है, बार बार बताता हूँ आपको कि इसको द्वारक कहा जाता है, ये इसका ध्रुव, ठीक है, जिसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मैंने बताया कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र, तो यहाँ पे मैं मान लिया कि यह वक्रता केंद्र सी है, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनता है। ठीक है। अब देखिए, जब कोई वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब, यहाँ पे इस वस्तु को मैं मान लिया ए और बी, सॉरी ए बी, इस वस्तु को मैं मानता हूँ कि यह वस्तु है ए बी। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनता है। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र है, यह फोकस है, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण आरेख के नियम से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। और जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो किरण आरेख का नियम है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। तो यहाँ पे दोनों का कटान बिंदु मिला तो जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर मैं इस वस्तु को ए बी मानूं और इसको ए डैश बी डैश, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच बनता है। ठीक है। एक बार और देख लीजिए, मैंने बताया कि जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण सेंटर से सी से मतलब गुजर रही है तो वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट आती है। फिर यहाँ पे दोनों मिले तो जो प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु ए बी है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है और वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है। ठीक है। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। अगर स्थिति पूछे तो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। ठीक है। अब हम अगला पढ़ेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, कहाँ पे, यह हो गया आपका, ये भी हो गया। तीसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका अलग फिगर बनेगा। देखिए उसका फिगर कैसे बनता है।
अब होता क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी हो, तो मैं फिर से अवतल दर्पण ले लिया एक, और थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। अब इसका कोई मुख्य फोकस जो ध्रुव से होकर गुजरता है P से, ठीक है। अब मैं वक्रता केंद्र C पर कोई वस्तु रखता हूँ, मैं कोई वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखता हूँ। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। किससे गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब ध्यान रखने वाली यह बात है कि जो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, जो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। देखिए, अभी मैंने पहले ही बताया था, टेढ़ा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। यह आपका मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण है, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से। तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाता हूँ। थोड़ा टेढ़ा होगा। ठीक, देखिए, यह जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण है, यहाँ से टकराने के बाद इस डायरेक्शन में चली जाती है, और यह किरण है जो यह मुख्य फोकस से गुजर रही है और परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। देखिए, किरण आरेख के नियम से, किरण आरेख के नियम से यह क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से F से गुजरती है। यह आपका वक्रता केंद्र है, और मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो यह जाके यहाँ पे मिलती है। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, मान लीजिए कोई वस्तु है A और B, कौन सा है? A और B, जो वस्तु है A और B, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश, अर्थात जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर, केंद्र पर प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर, और जो प्रकृति होती है यह आभासी होता है, सॉरी वास्तविक होता है। वास्तविक, वास्तविक वक्रता केंद्र पर वस्तु के आकार, वस्तु के आकार का तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक बार फिर से देखिए कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो यहाँ से किरण जाती है और इससे टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, और मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, अर्थात दोनों जाके वक्रता केंद्र पर ही एक प्रतिबिंब को बनाती हैं। जो वक्रता केंद्र पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? वास्तविक होती है, यह वस्तु के आकार का होता है, उल्टा प्रतिबिंब होता है, तथा वास्तविक होता है, वस्तु के आकार का होता है, उल्टा होता है, और इसकी स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है। फिर अब हम अगला पढ़ेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच होती है, तो देखिए आपका वक्रता केंद्र यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होती है तो वस्तु मान लिया A और B है। ध्यान से, जब वस्तु को मान लिया A और B, यहाँ से निकलने वाला प्रकाश अर्थात वस्तु की मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात यह जाती है मुख्य फोकस से। कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से। और यहाँ से निकलने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। यह जाके यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा बनता है, उल्टा बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा, वास्तविक, बड़ा, वास्तविक, इसको बड़ा को आवर्धित भी कहा जाता है। आवर्धित, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, तथा उल्टा बनता है। ठीक है, वस्तु जब वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच होती है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है बड़ा, वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा बनता है। अब जो नेक्स्ट है कि जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं।
माना मैंने कि यह कोई एक अवतल दर्पण है, इसका जो द्वारक है इसको मैं बोलूँगा यम और इसको बोलूँगा यन। ठीक है, अब यह हो गया आपका मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो गया आपका P, और वस्तु फोकस एफ पर रखी हो, तो फोकस मतलब यहाँ पे आ गया एफ, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, ये हो गया आपका एफ। यहाँ से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। और इसको थोड़ा सा और ऐसे बढ़ाया जाए तो यहाँ पे मैं बताऊँ तो इसका जो वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाला प्रकाश यहाँ से वापस इसी डायरेक्शन में चलाता है। ठीक है, तो जब वस्तु मुख्य फोकस यह पर रखा होता है तो किरण आरेख के नियमानुसार मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। और जो दूसरा नियम था कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती है, तो यह आपकी इस दिशा में गई किरण और वापस इस दिशा में लौट आए। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि यह कहीं पे मिल नहीं रही है। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बड़ा तथा वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और कैसा बनता है? बड़ा बनता है। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो तो इस स्थिति में होता क्या है, इसको हम भी अध्ययन कर लेते हैं। अगर मैं इसको यहीं से ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करूँगा कि ये हो गया आपका एफ। इसके अनुसार जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच, फोकस यहाँ है, ध्रुव यहाँ है, तो वस्तु की स्थिति मान लिया मैंने यहाँ पे है, तो वस्तु को मैं यहाँ पे रखूँगा, तो यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, तो मान लेते हैं वस्तु ए और बी है। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। एक तरह से मैं बताऊँ तो अब यहाँ से जो हमारा जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा या जो किरण होती है, किरण आरेख मैं कहूँ तो वह आगे जाके वक्रता केंद्र से होके वक्रता केंद्र से होके गुजरने वाली किरण आरेख आगे जाके देखिए यहाँ पे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच एक वस्तु रखी हुई है जिसका आकार ए बी है। यह वस्तु यहाँ पे मैंने बताया कि इस वस्तु से किरण आरेख निकलती है जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। यह आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाती है और यहाँ पे टकराती है। टकराने के बाद यह सीधे मुख्य फोकस से गुजरती है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट आती है। अगर इनको हम आगे मिलाते हुए देखें तो ये दोनों किरणें यहाँ पे जाके मिलती हुई प्रतीत होती हैं और यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यह वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, यह प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनता है और इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब की प्रकृति है आभासी है, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा है। इसको ए मानेंगे, इसको बी, तो बहुत बड़ा दर्पण के पीछे जो इसकी स्थिति होती है दर्पण के पीछे होती है। तो जब हम किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है और यह जो इसका आकार होता है बहुत बड़ा होता है और आभासी होता है और प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है दर्पण के पीछे होती है। ठीक है, आज के लिए यहीं पे, फिर हम मिलते हैं अगले पार्ट में। मैं यहाँ से अब अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। थैंक यू।